स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। जैसा कि आपको पता है हम सब मध्य प्रदेश जीके पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो मध्य प्रदेश में टॉपिक है मध्य प्रदेश में ऋतुएं हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे कि ऋतुएं क्या होती हैं, कितनी प्रकार की होती है मध्य प्रदेश में, ऋतुओं को कितने भागों में बांटा गया है और ऋतु होती क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि ऋतु होती क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम ऋतु। जैसे आपसे पूछा जाता है कि ऋतु किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है कि एक वर्ष में जो एक पूरा ईयर होता है ना, एक वर्ष में, एक ईयर में छोटा जो कालखंड होता है, मतलब छोटा सा जो टाइम पीरियड होता है जिसमें मौसम की दिशा एक विशेष तरह की होती है, जिसमें जो मौसम होती है उसकी जो कंडीशन होती है एक विशेष तरह की होती है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, ऋतु बोलते हैं। अगर आपसे बोला जाता है कि ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है, तो आपको बताना ऋतु जो परिवर्तन होता है किस कारण से होता है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो उसी से हमारे यहाँ के दिन और रात की कंडीशन होती है और उसी की वजह से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन भी होता है। क्या याद रखना आपको, पहले तो ऋतु के बारे में रखना कि ऋतु क्या है, एक बहुत बड़ी ईयर में एक छोटा सा जो कालखंड होता है, एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है जिसमें मौसम की जो दशाएं होती है विशेष तरह की होती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, ऋतु बोलते हैं। जैसे आप ऋतु बोल, अगर आपसे बोला जाता है कि ऋतु परिवर्तन किस वजह से होता है, तो आपको याद रखना है जो ऋतु परिवर्तन होता है, जो सूर्य है किसकी परिक्रमा, सॉरी, पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो जिससे क्या होता है, दिन और रात भी होते हैं और दिन और रात की वजह से ही हम भारत में क्या होता है या पूरे देश में ऋतु परिवर्तन होता है। अगर अब आपसे, जैसे आपको ऋतु परिवर्तन का थोड़ी आपको समझने की जरूरत है। जैसे आपको पता है कि 21.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाता है, मकर रेखा बोला जाता है। जैसा मैंने उसके पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ जलवायु वाले में, उसमें मैंने आप बेसिक बताया था आपको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आप कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आप क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। और 0 डिग्री जो सेल्सियस की रेखा होती है आप इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। अगर अब आपसे बोला जाता है कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, तो अब आपको याद रखना है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे, इस पे क्या होता है, सूर्य कितने बार लंबवत होता है, 2 बार लंबवत होता है। और जो आपका फर्स्ट टाइम लंबवत होता है वो कब होता है, 21 मार्च को होता है। अगर आपसे बोला जाता है कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चलना कब से स्टार्ट करता है, तो आपको क्या याद रखना है कि 21 मार्च से जो होता है, 21 मार्च, 21 मार्च में जो आपका सूर्य कहाँ जाना स्टार्ट करता है, उत्तरी गोलार्ध में, मतलब कहाँ पे, ऊपर साइड जाना स्टार्ट करता है उत्तरी गोलार्ध में। तो इस वजह से क्या होता है यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में किस दिन सूर्य लंबवत होता है, तो आपको कब याद रखना है, किस दिन होता है, 21 जून को होता है जो कर्क रेखा में। अगर आपसे बोला जाता है कि कर्क रेखा में सूर्य कब लंबवत होता है, तो आपको याद रखना है 21 जून को होता है। 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। जैसे कि आपको पता है सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। इस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा कि योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा 21 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 21 जून का जो दिन होता है उस दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है दोबारा आपका जो होता है सूर्य विषुवत रेखा, इसको आप विषुवत रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर कब लंबवत होता है, तो आप दोबारा आपका कब होता है, 23 सितंबर को। इसके बाद 21 जून को जब यहाँ पे सूर्य लंबवत हो जाता है, इसके बाद नीचे चलना स्टार्ट करता है, तो फिर यहाँ पे फिर से 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर 23 सितंबर को यहाँ पे फिर से क्या होता है, सूर्य लंबवत होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य जो होता है विषुवत रेखा पे 2 बार लंबवत होता है। तो एक आपको होता है 21 मार्च को, सेकंड होता है आपको 23 सितंबर को। 23 सितंबर में आपको सूर्य यहाँ पे लंबवत होता है और कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में जाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में जब जाना स्टार्ट करता है, अगर आपसे बोला जाता है कि विषुवत रेखा पर कब आपके दिन और रात बराबर होंगे, तो 21 मार्च का जो दिन होता है ना, 21 मार्च को दिन और रात बराबर होंगे। अगर और इसके बाद आ जाते हैं करके मकर रेखा पे, तो मकर रेखा पे जो आपका आ जाता है सबसे बड़ा, कब यहाँ पे मकर रेखा पर कब सूर्य लंबवत होता है, तो कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य लंबवत हो। और सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है, सबसे छोटा दिन होता है, सॉरी बड़ा नहीं, सब सॉरी यहाँ पे छोटा नहीं बड़ा है। सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 सितंबर को होता है। और अगर यहाँ पे बात की जाए तो 22 सितंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में। अगर यहाँ पे बात कीजिए उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। तो दोनों में क्या होता है, अपोजिट होते हैं। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलत लिखा, छोटा नहीं, यहाँ पे बड़ा दिन है।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य कैसा होता है, लंबवत होता है, और सबसे बड़ा दिन कब होता है अपनी उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून को होता है, और इस दिन 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन रात क्या होती है, सबसे छोटी होती है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आपको क्या याद रखना है, 22 दिसंबर को होता है। आप इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे छोटा नहीं, यहाँ पे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है, मकर रेखा में होता है, और सबसे छोटा अगर यहाँ पे बड़ा होता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि दोनों साइड क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बराबर कब होता है, तो 21 मार्च का जो दिन होता है, 21 मार्च में दिन और रात क्या होती है, बराबर होती है, और इसे आप क्या बोलते हैं, 21 मार्च के दिन को क्या बोला जाता है, बसंत विषुवत बोला जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि 23 सितंबर को क्या बोला जाता है, तो इसे शिशिर शिशिर बोला शिशिर शिशिर विषुवत बोला जाता है। 21 मार्च को जो बोलते हैं बसंत विषुवत बोलते हैं, और 23 सितंबर को जो होता है इसे शिशिर विषुवत बोला जाता है। इसके बाद आगे हम जानते हैं अब मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की ऋतु अगर आपसे पूछा जाए तो भारत की ऋतु कितने भागों में बांटा गया, तो जो भारत की ऋतु है उन्हें 6 भागों में बांटा गया है, लेकिन अपने मध्य प्रदेश में कुछ अलग ही है। अपने मध्य प्रदेश में जो ऋतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो आपकी पहली ऋतु कौन सी आ जाती है, ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। इसके बाद कौन कौन सी ऋतु में बांटा गया भारत को, मध्य प्रदेश को 3 भागों में। कौन कौन सी, जैसे आपकी पहली आ जाती है ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, सेकंड आपकी शीत ऋतु है, और थर्ड जो आपकी है वर्षा ऋतु है। तो पहले तो हमें जानने की जरूरत है कि ग्रीष्म ऋतु किससे बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, तो आपको क्या बताना है, ग्रीष्म ऋतु ऐसी ऋतु होती है, इसमें क्या होता है, इस समय का जो तापमान होता है ना, बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब ग्रीष्म ऋतु कब बोला जाता है, जब वातावरण का जो तापमान होता है बहुत उच्च या बहुत हाई 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 होता है, तब उसे क्या बोला जाता है, ग्रीष्म ऋतु बोला जाता है। अब मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या क्या बोला जाता है, आप इसे गर्मी भी बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश में इसका क्या नाम है, तो मध्य प्रदेश में आप इसे यू नाला और उनाला भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे उनाला कहा जाता है, तो कहीं कहीं पे यू नाला भी कहा जाता है। और मानसून के पहले का मानसून कब आता है, अगर आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में मानसून के पहले मानसून कब आता है, तो आपको क्या कब बताना है, अप्रैल और मई में आता है। और इसी जब अप्रैल मई में जो आता है मानसून, तो इसे क्या बोलते हैं, मैग्रोसोबा आम्र वर्षा भी बोलते हैं। ठीक है, जो अपने मध्य प्रदेश के लिए भी, और केरल में सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाता है कि आम्र वर्षा का जो प्रभाव होता है, सबसे ज्यादा कहाँ इसका फायदा होता है, तो आपको याद रखना है केरल में आम वर्षा का सबसे ज्यादा, आम्र जो आमों के लिए वर्षा होती है सबसे अच्छी होती है। और इसके बाद आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हल्की हल्की वर्षा होती है उसे क्या बोला जाता है, जैसे कि आपके मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होती है जनवरी के टाइम पे, तो उसे क्या बोला जाता है, महावट बोला जाता है। इसके बाद ही अगर आप ग्रीष्म ऋतु में ही पढ़ते हैं तो लू लू अगर आपसे पूछी जाती है लू मध्य प्रदेश में कहाँ चलती, तो आपको क्या याद रखना है, लू क्या होती है, उत्तरी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चलती है, और क्या होती है, गर्म हवाएं होती है। लू कैसी हवाएं होती है, गर्म हवाएं होती है, पवने होती है। इन्हें आप क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, जो कहाँ चलती है, उत्तरी मध्य प्रदेश में चलती है। इसके बाद पढ़ते हैं शीत ऋतु। अब आपसे पूछा जाता है शीत ऋतु क्या होती है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में आपका टेम्परेचर क्या था, हाई था। अब इसमें क्या होगा, आपका टेम्परेचर बिल्कुल ही कम हो जाएगा, बिल्कुल निम्न हो जाएगा। ठीक है, तो शीत ऋतु में अगर आपसे पूछा जाता है शीत ऋतु मध्य प्रदेश शीत ऋतु क्या होती है, तो शीत ऋतु में आपको क्या बताना, जो शीत ऋतु होती है इसमें मध्य प्रदेश है सॉरी इसमें वातावरण जो होता है क्या हो जाता है, वातावरण का टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है, तो इसे आप क्या बोलते हैं, शीत ऋतु बोलती है। उसे मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है, इसे मध्य प्रदेश में स्याला बोला जाता है। शीत ऋतु में होने वाली हल्की बारिश को क्या बोला जाता है, महावट बोला जाता है, जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी। अगर आपसे पूछा जाता है शीत ऋतु में होने वाली हल्की बारिश को क्या बोलते हैं, महावट बोलते हैं, और कब होती है, जनवरी के टाइम पर होती है। इसके बाद है पश्चिमी विक्षोभ के कारण शिवपुरी और ग्वालियर में जो अधिक ठंडे होते हैं, जो पश्चिम और शिवपुरी शिवपुरी अगर आपसे पूछा तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से कहाँ पे ठंडी, तो कहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहाँ पे ठंडी पड़ती, कौन से 2 जिले हैं, तो कौन कौन से, शिवपुरी और ग्वालियर है, जहाँ अधिक ठंडी किस वजह से होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण पड़ती है। इसके बाद है बारिश। अब आपसे पूछा बारिश ऋतु क्यों होती है, तो इसमें आपको क्या बताना है कि वर्षा ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें वातावरण का टेम्परेचर तथा आर्द्रता दोनों क्या हो जाती है, उच्च हो जाती है। इसमें टेम्परेचर भी उच्च हो जाती है, और आर्द्रता भी क्या हो जाती है, उच्च हो जाती है। उसे क्या बोलते हैं, बारिश बोलते हैं। जैसे कि इसे मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है, चौमासा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश में जो बारिश होती है किन शाखाओं से होती है, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश में जो बारिश होती है 2 शाखाओं से होती है, और पूरे भारत में 2 शाखा से होती है। जैसे अरब सागर से होती है और बंगाल की खाड़ी से होती है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा बारिश कौन सी किस कारण से होती है, तो किससे होती है, अरब सागर से होती है 80%, और बंगाल की खाड़ी से कितनी होती है, जो वहां से हवाएं आती है उसकी वजह से वर्षा होती है 20% होती है। और मानसूनी पवनों से पर्वतों पर बारिश होती है,
मानसूनी जो पर्वतों पर बारिश होती है, आपने देखा होगा पहाड़ पे बारिश होती है, उसे क्या बोलते हैं, मानसूनी पवनों से पर्वतों पर बारिश होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानसूनी पवनें क्या होती है, तो आपने क्या बताना है, मानसूनी पवनें उन पवनों को कहते हैं जो 6 महीने के लिए उत्तरी गोलार्ध में और 6 महीने के लिए आपकी दक्षिणी गोलार्ध, मतलब दोनों उत्तर में चलेंगे और दक्षिण में भी चलेंगे, और 6 महीने के लिए उत्तरी गोलार्ध में और 6 महीने के लिए दक्षिणी गोलार्ध में चले, उन्हें क्या बोलते हैं, मानसूनी पवनें बोलते हैं। तो ठीक है, आज बस आपका इतना ही टॉपिक था। थैंक यू सो मच। आप प्लीज मेरे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और आप बताएं, आपको मध्य प्रदेश में किस नए टॉपिक के बारे में जानना है, कौन सा आपको टॉपिक मुझसे पढ़ना है, और मुझसे क्या चेंजेस करने चाहिए अपनी पढ़ाने के तरीके में, तो प्लीज मुझे आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।